प्रिय स्टूडेंट्स, जैसा कि आईपीसी में मैंने कई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, आज मैं एक ऐसे कानून के बारे में जानकारी देना चाहता हूं या ऐसे कानूनों के बारे में बताना चाहता हूं जो संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले अपराध है, यानी ऑफेंस अफेक्टिंग द प्रॉपर्टी, जो कि इस आईपीसी के जो आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 के जो सेक्शन 378 से लगाकर 462, या यूँ बोल सकते हैं जो संपत्ति के विरुद्ध अपराध कौन कौन से हैं, यानी ये ऐसे अपराध हैं जिसका इफेक्ट जो है प्रॉपर्टी पर पड़ता है। क्योंकि 299 से लगाकर 377 तक जो अपने अपराध पड़े हैं वो सारे अपराध ऐसे थे जिनका इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पर पड़ता है, यानी मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध है। अब मैं आज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो इस आईपीसी के अंतर्गत जिसका प्रभाव किस पर पड़ता है, संपत्ति पर। अब अपन जैसा कि जानते हैं जो संपत्ति होती है यानी जो प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी के जो टाइप्स कितने होते हैं। देखो, एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, यानी चल संपत्ति होती है और अचल संपत्ति होती है। चल संपत्ति किसे कहेंगे? चल संपत्ति का मतलब ये होता है कि ऐसी संपत्ति जो भूबंध न हो, यानी जो भूमि से जुड़ी हुई ना हो, उसको चल संपत्ति कह सकते हैं। और जो गतिमान है, मतलब किसी भी तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती हो, उसको चल संपत्ति बोला जाता है। और अचल संपत्ति किसे कहेंगे? जो ऐसी संपत्ति जो भूबंध हो, यानी जो भूमि से जुड़ी हुई हो, जो इनको भूमि से अलग नहीं किया जा सकता, वो अचल संपत्ति है। तो अब कुछ उदाहरण देखते हैं चल संपत्ति में। जैसे मैंने कहा कि जैसे अंदर एक घड़ी है, वो क्या है? चल संपत्ति। आभूषण है, सोना चांदी वगैरह, ये सब चीज़ें क्या है? चल संपत्ति की श्रेणी में आते। टेबल, कुर्सी वगैरह वगैरह, ये सब जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाए जा सकती। जो एक नई बात है, उगती हुई फसलें। क्या उगती हुई फसलें क्या है? चल संपत्ति है, क्योंकि उसको अलग किया जा सकता है। पेड़ जब तक भूमि से जुड़ा हुआ है तब तक वो अचल संपत्ति है, जैसे ही भूमि से अलग कर दिया वो चल संपत्ति की श्रेणी में आएंगे। उसी प्रकार जो खनिज पदार्थ होते हैं, अगर वो भूमि के अंदर है तब तक तो वो अचल संपत्ति रहेंगे, जैसे ही भूमि से वो निकाल के अलग रख दिया है वो चल संपत्ति की श्रेणी में आ जाएंगे। और अचल संपत्ति जो भूमि से जुड़ी हुई है, भूबंध है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। अब एक उदाहरण लेते हैं। जो आटे की चक्की होती है, यानी जो गेहूँ पिसाने जाते हैं वो चक्की होती है, क्या वो चल संपत्ति है या अचल संपत्ति? तो वो जो क्या होगी, वो चल संपत्ति की श्रेणी में आएगी, क्योंकि उसको खोल के अलग किया जा सकता है। तो ऐसी चल संपत्ति और अचल संपत्ति में आते हैं। अब अचल संपत्ति में भी जो है वो जो है दो प्रकार की होती है, एक मूर्त होती है और एक अमूर्त होती है। मूर्त यानी जिसको दिखाई दे सकते हैं, जिनको ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं, वो चल संपत्ति की श्रेणी में आती है। और जो अधिकार के रूप में होती हैं, जिनको देख नहीं सकते हैं, जो राइट्स की बात करती है, वो अचल संपत्ति की श्रेणी में आती है। जैसे गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट वगैरह वगैरह, ये सब जो है अचल संपत्ति की श्रेणी में आएंगे, है। डिजाइन वगैरह, ये सब चीज़ें। तो अब मैं जो महत्वपूर्ण जो बात है अपनी, वो है कि जो संपत्ति पर प्रभाव डालने वाले अपराध जो है, उन अपराधों में ऐसे कौन कौन से अपराध हैं जिसका प्रभाव केवल चल संपत्ति पर पड़ता है, ऐसे कौन से अपराध है जिसका प्रभाव अचल संपत्ति पर पड़ता है, ऐसे कौन से अपराध है जिसका चल और अचल दोनों संपत्ति पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो यूँ कह सकते हैं कि चल संपत्ति संबंधी अपराध है, यानी तो चल संपत्ति संबंधी अपराधों में दो अपराध आपके आते हैं, जो 378 से लेकर 462 तक जितने भी संपत्ति संबंधी अपराध हैं, उनमें से दो ऐसे अपराध हैं जो केवल चल संपत्ति से रिलेटेड है। जैसे एक तो चोरी, जो कि 378 से लगाकर 382 तक आईपीसी में प्रावधान दे रखे हैं। चोरी हमेशा चल संपत्ति की होती है। उसी प्रकार आपराधिक दुर्विनियोग, यानी क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, ये भी हमेशा चल संपत्ति का होता है, ठीक है ना। चोरी, जैसा कि मैंने कहा, चोरी और आपराधिक दुर्विनियोग क्या होता है? चोरी और आपराधिक दुर्विनियोग में केवल एक अंतर है। चोरी हमेशा किसी के कब्जे से किया जाता है, चोरी में संपत्ति किसी कब्जे में होना जरूरी होता है, जबकि आपराधिक दुर्विनियोग में जो है कब्जा नहीं होता है। जैसे आम रास्ते पे पड़ी हुई कोई चीज़ आपको मिलती है और उसके मालिक का भी आपको पता चल जाता है, और इसके बावजूद अगर आप उसको नहीं पूछाते हो या पुलिस को सूचना नहीं देते हो, तो ये आपराधिक दुर्विनियोग होगा। लेकिन किसी घर में जाकर कोई वस्तु पड़ी है और आप बिना अनुमति के जो है उसके कब्जे से हटा देते हो, तो वो चोरी होगी। तो ये दोनों ही अपराध जो है हमेशा चल संपत्ति का ही किया जा सकता है। अचल संपत्ति संबंधी अपराध, इसमें एक मात्र अपराध है
जो केवल अचल संपत्ति, यानी इसका मतलब है केवल अचल संपत्ति संबंधी अपराध, ये कभी भी चल संपत्ति का नहीं होता है। जिसमें है क्रिमिनल ट्रेसपास, यानी आपराधिक अत्याचार, जिससे संबंधित प्रावधान जो है आईपीसी में 441 से लगाकर 462 तक में दिए गए हैं। क्रिमिनल ट्रेसपास यानी किसी भी स्थान पर प्रवेश करना, बिना अनुमति के प्रवेश करना है आपका, अब वो अपराध करने के उद्देश्य से हो, है ना भाई, या आपका उद्देश्य लीगल हो लेकिन बाद में अपराध का बन जाए तो क्रिमिनल ट्रेसपास होता है। और जब ऐसा क्रिमिनल ट्रेसपास किसी हाउस में हो, निवास स्थान पर हो, तंबू में हो, जलियान में हो, ऐसे कुछ स्थानों पर अगर होता है, परिसर में हो, तो उसको हाउस ट्रेसपास आ जाएगा। और जब ऐसे स्थान, निवास स्थान पर आप अगर लुक छुप कर प्रवेश करते हो तो उसको लर्किंग हाउस ट्रेस बोलेंगे, हाउस ट्रेसपास यानी प्रच्छन्न गृह अत्याचार, वो भी इसका भाग है। फिर होता है कि अगर कोई व्यक्ति दीवार या किसी स्थान को, मकान में जो भेद कर जाता है, जो सामान्य रूप से प्रवेश के लिए स्थान नहीं होते, उन स्थानों को भेद कर अगर जाता है तो वो जो है गृह भेदन आता है। तो ये सारे जो अपराध हैं ये केवल अचल संपत्ति संबंधी अपराध आते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं कुछ ऐसे अपराध हैं जो चल संपत्ति संबंधी भी हो सकते हैं और अचल संपत्ति संबंधी भी हो सकते हैं, यानी दोनों ही संबंधी होते हैं। जैसे उसमें है एक उद्यापन, यानी अपकर्षण बोलते हैं इसको, एक्स्ट्राडक्शन, यानी 383 से लगाकर 389, जिसको ब्लैकमेल का ऑफेंस करते हैं। भयोदोहन, यानी जब कोई व्यक्ति किसी को डरा धमकाकर, धमकी देकर उससे जो है मृत्यु की, गंभीर चोट की या जो है सदोष परिरोध की, उसको अवरोध की धमकी देकर जो है उससे कोई भी वस्तु जो है अचल संपत्ति लेता है, या कोई भी अचल संपत्ति या कोई मूल्यवान मुद्रांकित या हस्ताक्षरित कोई भी ऐसी चीज़ लेता है, वस्तु लेता है जिसको भी बाद में मूल्यवान प्रतिभूति में बदला जा सके, तो ये जो है उद्यापन होता है। ये चल संपत्ति संबंधी भी हो सकता है और अचल संपत्ति संबंधी भी हो सकता है। कैसे? जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति जो है किसी अन्य व्यक्ति को कहता है कि भाई तुम्हारा जो बच्चा है स्कूल में गया है, वो घर पर वापस नहीं लौटेगा अगर तुमने 10,000 मुझे नहीं दिए, तो उसको खुद को उत्प्रेरित करते हैं, उद्यापित करते हैं कि धमकी देकर उससे वो पैसा लिया जाता है, तो 10,000 रुपये चल संपत्ति से निभाता है। उसी प्रकार एक खाली स्टाम्प पे कोई व्यक्ति कहता है कि तेरे विरुद्ध मानहानि कार्य के लेख लिखूंगा अगर तूने इस स्टाम्प पे सिग्नेचर नहीं किए थे, और अगर उस स्टाम्प पे सिग्नेचर कर देते हैं तो वो भी उद्यापन होगा। तो धमकी दी, उनको धमकी देकर स्टाम्प पे बाद में हो सकता है कि उसके नाम पे उनकी जमीन सारी जो है वसीयत लिखवा दे, सेल डीड लिखवा दे, कुछ भी जो है उस पर हो सकता है। तो वो जो है ये चल और चल संपत्ति संबंधी अपराध दोनों हो सकते हैं। आपराधिक न्यास भंग या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये भी जो है एक तरह से अचल संपत्ति संबंधी अपराध है। जैसे ये वैसे चल संपत्ति संबंधी भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है चल और अचल दोनों संपत्ति संबंधी अपराध होगा। ये कैसे? जैसे मान लो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का क्या होता है कि जैसे मान लो आप कहीं जाते हो और पड़ोसी को ये कहते हो कि जो है ये आभूषण मैं आपको देके जा रहा हूँ और जैसे ही मैं आऊँगा मुझे वापस दे देना। अब वो वापस आते हैं, उनसे मांगते हैं, तो अगर उनको देते नहीं या उसको उपयोग में कर लेते हैं तो ये क्या हुआ? आपने एक तरह से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी न्यास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी आपराधिक न्यास भंग किया, तो ये चल संपत्ति संबंधी हो गया। उसी प्रकार कई बार अपन शादी ब्याह में जाते हैं तो पड़ोसी को अपन घर की चाबियाँ दे देते हैं कि भाई जैसे हम आएंगे वापस आप हमें दे देना, तो एक विश्वास पे उसको चाबियाँ दी जाती है। और अगर उनके जाने के बाद अगर उन मकान को यूज में कर लेते हैं या रेंट पे दे देते हैं, किराए पे दे देते हैं, तो ये भी आपराधिक न्यास भंग होगा। तो वो अचल संपत्ति संबंधी अपराध हो गया, है ना। फिर आता है जैसे छल, चिटिंग। चिटिंग चल संपत्ति की भी हो सकती है, अचल संपत्ति की भी हो सकती है, तो ये भी अचल संपत्ति संबंधी अपराध। लूट और डकैती, लूट और डकैती जो है चल अचल दोनों संपत्ति में हो सकती है। चल संपत्ति जैसे आम रास्ते पे जा रहे हैं, किसी से आम रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि लूट जो होती है चोरी और उद्यापन का ही गंभीर रूप होती है। तो जब चोरी से लूट बनेगी तो चल संपत्ति संबंधी अपराध हो जाएगा, और जब लूट से उद्यापन से जब लूट बनेगा तो वो अचल संपत्ति संबंधी अपराध हो जाएगा। तो ये लूट जो है इसका चल और अचल दोनों संपत्ति संबंधी अपराध। डकैती लूट का ही गंभीर रूप है, क्योंकि जब डकैती करने वाले व्यक्ति या इससे सहायता करने वाले व्यक्ति या किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साथ में रहने वाले व्यक्ति जो है, सहयोग करने वाले व्यक्ति जो है 5 या 5 से अधिक हो जाए तो डकैती हो जाता है। तो ये चल और अचल दोनों संपत्ति संबंधी डकैती हो सकती है। डकैती चल संपत्ति की भी हो सकती है और अचल संपत्ति की भी हो सकती है। फिर है इसमें एक 410 से लगाकर 414 संबंधी अपराध। ये जो है चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करना, है ना।
तो चुराई हुई संपत्ति को अगर कोई व्यक्ति प्राप्त करना या खुद खरीदता है या बेचता है ना, तो वो भी है, ये भी अपराध जो है चल अचल दोनों से संबंधित हो सकते हैं। उसमें उद्यापन वाला शब्द। फिर है रिष्टि, मिसचिप। रिष्टि जो है किसी भी चीज़ की उपयोगिता कम कर देना, ये चल और अचल दोनों को हो सकता है। जैसे मान लो आप किसी के घर पे जाकर जो है, जैसे उनके घर पे कोई चीज़ जला देते हो तो वो चल संपत्ति संबंधी और चल, और या अगर उसे मकान को तोड़ फोड़ करते हो, मकान को जला देते हो तो वो अचल संबंधी आ जाता है। तो ये जो अपराध है चल और चल संपत्ति संबंधी दोनों अपराध। तो सुविधा की दृष्टि से अगर आपको ये जानकारी पूरी हो जाती है कि संपत्ति संबंधी अपराधों में ऐसे कौन कौन से अपराध है जो चल संपत्ति संबंधी है, कौन से अपराध जो अचल संपत्ति संबंधी है, और ऐसे कौन से अपराध जिसमें चल और चल दोनों संपत्तियों का संबंधी अपराध हो सकते हैं, तो इससे जो है आपको आसानी होती है और जो है इसको आईपीसी पढ़ने में भी आपको आसानी होती है। धन्यवाद।